नमस्कार, सुबह लक्ष्मी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आज हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारे आपसी विश्वास का प्रतीक है। 5 साल के इंतजार के बाद भारत ब्रिटेन के बीच असैन्य परमाणु करार। दोनों देशों में करीब 90,000 करोड़ रुपए के आर्थिक समझौते। लंदन में जारी होगा रुपए में बॉन्ड। ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन आज दिग्गज सीईओ से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बकिंघम पैलेस में क्वीन के साथ होगा लंच। शाम को वेम्बली स्टेडियम में होगा भाषण। ऑयल और कमोडिटीज में आई भारी गिरावट से कमजोर ग्लोबल बाजार। एशियाई बाजारों में दबाव साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। S&P 500, SGX निफ्टी करीब 80 अंक नीचे। और यूएस में भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में 3% तक की भारी गिरावट। सोना भी 6 साल के निचले स्तर पर, भाव $1,080 के करीब। दिवाली के शुभ दिन पर बाजार का शुभ मुहूर्त। सेंसेक्स निफ्टी आधा % चढ़कर बंद। FDI आसान होने वाले सेक्टर्स में दिखी रौनक। महंगाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे पर झटका। सितंबर में उद्योग धंधों की ग्रोथ गिरी। 4 महीने के निचले स्तर पर आया IIP। रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5% पहुंची। कोल इंडिया के नतीजे आज। मुनाफा 23.25% बढ़ने का अनुमान। वोखार्ड, नेटको फार्मा, CSE और सीएट के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। बेहद कमजोरी भरा सेशन आज हो सकता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और इस संवत का दूसरा ट्रेडिंग सेशन ना। आप देखिए 5 दिनों से लगातार भारतीय बाजार गिर रहे थे और उसके बाद 11 तारीख को 60 मिनट का जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हुआ उसमें जरूर हरे निशान के साथ समाप्ति हुई है वहां, लेकिन सेंटीमेंट ज्यादा प्ले कर रहे थे। आप देखिए लोग खरीदारी करने के मूड में इसलिए भी थे क्योंकि FDI से रिलेटेड बड़े फैसले सरकार ने अनाउंस किए थे, उसके ऊपर रिएक्शन मोटा मोटी देखने को मिला है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स देखिए काफी कमजोर हैं। SGX निफ्टी करीब 70 अंक नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। और आप देखिए IIP का जो आंकड़ा आया वो कमजोर आया 4 महीने के निचले स्तर पर, और CPI का आंकड़ा 4 महीने के उच्चतम स्तर पर आया है। तो काफी सारे खराब ग्लोबल क्यूज हैं जिससे आज भारतीय बाजारों को जूझना होगा। सीधे चलते हैं डिम्पी के पास और समझते हैं कि इतनी तेज गिरावट दरअसल अमेरिकी बाजारों में क्यों देखने को मिली। डिम्पी बताइए। देखिए इतनी तेज गिरावट इसलिए मिल रही है कि कच्चा तेल तेजी से बहुत टूट रहा है और कच्चे तेल के अंदर जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिल रही है उसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता पैदा हो गई है। डिम्पी, हम दोबारा वापस आएंगे आपके पास, कोशिश करेंगे आपके ऑडियो को ठीक करने की। लेकिन आप देखिए कच्चे तेल जिसकी बात डिम्पी कर रहे थे वो सबसे ज्यादा सता रहा है और ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस के लिए इससे ज्यादा दिक्कत की बात और कोई नहीं हो सकती। जी हाँ, कच्चा तेल 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। इन्वेंट्रीज जो यूएस में है वो लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 7 दिन से देखिए कच्चा तेल टूट रहा है। 7 में 6 दिन हमने देखा कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली। और आप देखिए डॉलर जिस तरह से मजबूत हो रहा है वहां से भी खराब संकेत भारतीय बाजारों को मिल रहे हैं। डिम्पी बताइए क्या कह रहे थे आप? कि करीब 2.5% के आसपास की तेज गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो पाइलअप स्टॉक है यानी कि अब उसका जो तेल का भंडार है वो उम्मीद से करीब 4 गुना ज्यादा हो गया है, जिस वजह से किसी भी तरह की सपोर्ट क्रूड के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। और लगातार हमने इस नवंबर महीने के अंदर ही कम से कम 10% से ज्यादा की गिरावट कच्चे तेल के अंदर आते हुए देखी है। ये एक बड़ा कंसर्न है जिसने अमेरिकी बाजार और साथ ही यूरोपीय और एशियाई बाजारों को मुश्किल में डाला है। अब 1-2 चीजें और भी जो यूएस मार्केट से इंपॉर्टेंट थी वो भी इस पर भी नजर डाल लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फेड के जो रुक के बयान आ रहे हैं ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर, उसने भी काफी हद तक चिंता पैदा की है। और आप ये नामेक्स क्रूड अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं जो कि $42 के भी नीचे पहुंच गया है और ब्रेंट करीब $45 के नीचे पहुंचा है। तो ये लगातार तेज गिरावट कच्चे तेल के अंदर कई देशों को मुश्किल में डाले हुए। S&P 500 पहली बार 2015 के अंदर नेगेटिव टेरिटरी में भी पहुंचा है। आप आंकड़े देख पा रहे हैं। डॉ जोन्स के अंदर करीब 250 अंकों का नुकसान रहा। S&P के अंदर भी नुकसान और साथ ही नेस्डेक भी नुकसान, हालांकि साल दर साल के हिसाब
हिसाब से S&P भी इस बार नेगेटिव आ चुका है। अब यूरोपियन बाजारों की तरफ नजर डालते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी दिक्कतें बहुत ज्यादा है। अब ECB के भी कुछ बयान निकल के आए, उन्होंने ये कहा कि आगे चल के अर्थव्यवस्था में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है वो एक चिंता का कारण अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन मैनेज नहीं हो रहा है, डॉलर के मुकाबले यूरो कमजोर हो रहा है, जो कि यूरोपीय बाजारों को कमजोर कर रहा है। इसके अलावा तेल और एनर्जी कंपनीज में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और इसके अलावा एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो यहां पर भी कमोडिटीज के दाम जो गिर रहे हैं उसका काफी हद तक नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कॉपर जो है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जिसका है, और उसमें करीब हमने दामों में तेज गिरावट आते हुए देखी है और करीब वो 6 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा है। इसके अलावा एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो माइनिंग और तेल से जुड़ी हुई कंपनीज में भी यहां पे भी प्रेशर साफ साफ देखने को मिला। एमपी ये भी बताइए, MSCI में जिस तरह से बदलाव हुए उसमें क्या निकल कर आया, और भारत के लिए अच्छी खबर है या खराब खबर है, और कौन से स्टॉक है जिस पर प्रभाव पड़ेगा आज? देखिए, MSCI के लिहाज से अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनले का जो कंपनी इंडेक्स है उसमें 2 बड़े बदलाव हुए हैं, भारत के लिहाज से भी और चाइना के लिहाज से भी। पहले आपको चाइना का मार्केट के बारे में बता दें, क्योंकि अलीबाबा और Baidu.com जैसी बड़ी कंपनीज को इसके अंदर शामिल करने की बात सामने निकल के, ये दोनों ही IT बेस्ड कंपनीज है। इसके अलावा दर्जनों कंपनीज और होंगी जिसको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। 7,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम इनफ्लो हो सकती है इन दोनों इन दर्जन भर कंपनियों के चाइनीज मार्केट है उसमें शामिल होने की वजह से। और इस वजह से हमने देखा है कि पूरा ही ग्लोबल IT इंडेक्स जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ अच्छा देखने को मिलेगा। और भारत में भी नो डाउट उसका काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है वो 1 दिसंबर से इन कंपनीज को शामिल करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भारत में भी कई कंपनीज को मॉर्गन स्टैनली ने अपने इंडेक्सेस में जगह दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे उन सब कंपनीज के अंदर एक अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। शुक्रिया डिम्पी आपका इस जानकारी के लिए। चलिए, तो देखना होगा आज मारुति, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, DVR, कैडिला, ये वो स्टॉक्स है जिनको जगह दी गई है, इन पर किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि डिम्पी बता रहे थे कि चाइना के शेयरों को जिस तरह से जगह दी गई है इमर्जिंग मार्केट्स में, ये दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, भारत के लिए दरअसल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत का वेटेज घटता हुआ नजर आएगा, चाइना के शेयरों का वेटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और नेगेटिव खबर जिससे भारतीय बाजारों को आज जूझना है। लेकिन ना सबसे खराब जो संकेत मिल रहे हैं वो इकॉनमी से मिल रहे हैं। जी हाँ, इकॉनमी की सेहत को डबल झटका लगा है। सितंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 6.3% से घटकर 3.6% पर आ गई है। IIP ग्रोथ 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ सुस्त पड़ी हुई है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ पर भी नजर डालें, ये भी देखिए आधी हो गई है। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जी हाँ, इस दौरान रिटेल महंगाई 4.41% से बढ़कर 5% पर पहुंच गई है। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी का मानना है कि दिसंबर में RBI की ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश दरअसल कम है। आइए सुनते हैं। RBI ने एक बहुत बड़ा रेट कट दिया था पिछली बार, और उसका ट्रांसमिशन अभी तक ज्यादा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। RBI भी पुश करेगा बैंक्स को, पर अगला जो रेट कट है वो अभी इंतजार करेंगे। मेरे को लगता है कि वो अब अप्रैल में उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में उनके पास बजट की इंफॉर्मेशन भी रहेगी और एक आगे की ट्रेजेक्ट्री, अगर इन्फ्लेशन आपको और सरप्राइज करती रहती है डाउन साइड में, तो फिर हम और रेट कट देख सकते हैं। दिसंबर में मुझे नहीं उम्मीद है कि RBI रेट काटेगा। फूड इन्फ्लेशन में 2 कैटेगरीज ने झटका दिया है, एक शुगर ने और एक पल्सेस ने। पल्सेस के बारे में तो सभी को पता है। तो ये पर मतलब इसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि दो मानसून फेलियर और बीच में एक एडवर्स शॉक जो इस साल मिला, उसके बावजूद भी फूड इन्फ्लेशन अभी भी ओवरऑल कंट्रोल में है। सीरियल इन्फ्लेशन 2% से नीचे है। पर ये RBI के जो टारगेट्स हैं उनको कोई ज्यादा खतरा नहीं पैदा करता। और हमारा मानना है कि इस साल के लिए सेंट्रल बैंक ने जो इन्फ्लेशन 5.8 का टारगेट रखा था वो उसके बीच में ही है ये, और ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो 1 तारीख को जो होने वाली RBI की पॉलिसी है उसमें आप मत मानिए कि कोई ब्याज दरों में कटौती हो और कोई गुड न्यूज आपको वहां से मिले। लेकिन इस समय आप देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, MSCI के बदलाव का इम्पैक्ट पड़ने वाला है कई शेयरों पर। उसमें DLF और ऑयल इंडिया का स्टॉक भी शामिल है। जी हाँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से इसको बाहर किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। तो इन दोनों शेयरों पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। साथ ही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मारुति, टाटा मोटर्स, DVR, अशोक लेलैंड और कैडिला, ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। इन शेयरों पर भी होगी नजर। और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, सब पर बात करेंगे शो में आगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। दबाव के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे आज, ये शर्तिया तय है और आप देखिए काफी प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखना होगा आज क्लोजिंग किस लेवल पर होती है, 7800 के ऊपर हम जाकर टिक पाते हैं या फिर इस हफ्ते 7771 7772 यहां तक हम पहुंचे थे और देखिए इसके नीचे जा सकता है। आज शुरुआत में ही निफ्टी ये संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो हफ्ते के आखिरी दिन दबाव के साथ आज कारोबार होगा। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं और कौन से वो शेयर हैं जिन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। चलिए ये बताने का वक्त आ गया है। सोनम वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले वरुण आपके पास आना चाहेंगे, बताइए ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल कर आई हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मैक्सवेल कैपिटल के आशुतोष सरना ने 2 खरीदारी की सलाह दी है। पर सबसे पहले एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 495 के लेवल आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 2790 के लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। वहीं बोनाजा पोर्टफोलियो के पुनीत किनरा ने एक खरीदारी और एक बिकवाली की सलाह दी है। सबसे पहले बिकवाली ओएनजीसी में करके चले 1 से 3 दिनों में 227 के लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। और डीवीज लैब में खरीदारी करके चले 1 से 3 दिनों में 1170 के लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। और सबसे आखिरी में फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल दायमा ने भी एक खरीदारी और एक बिकवाली का कॉल दिया है। सबसे पहले बिकवाली एचसीएल टेक में करके चले 1 से 2 दिनों में 823 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चले 1 से 2 दिनों में 2718 के लेवल देखने मिल सकते हैं। यानी कि 6 में से 4 कॉल खरीदारी के, केवल 2 कॉल है जो बिकवाली के हैं। चलिए, तो लोग बुलिश हैं, गिरावट में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। ये बताइए सोनम, कौन से शेयर हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में? सबसे पहले स्पाइसजेट पे ही नजर रखेगा। कंपनी ने फिर से लगातार ये तीसरी तिमाही है जहां पर कंपनी ने मुनाफे का आंकड़ा दर्ज किया है। कंपनी ने 24 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल की 310 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी के आय में 28% की गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ पर क्रूड के दाम में जो गिरावट आई, इससे एविएशन कंपनियों के फ्यूल के दाम में गिरावट आई और यही से कंपनियों को फायदा मिला है। साथ ही अदर इनकम में जो बढ़ोतरी हुई है, इससे कंपनी के मुनाफे के आंकड़े को काफी मदद मिली। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के काउंटर पर भी नजर रहेगी। कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद ही सुस्त दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे में गिरावट आती हुई दिखाई दी है, 12% की गिरावट। वही आय में लगभग 3% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन कंपनी मार्जिन को अच्छी तरह मेंटेन कर पाई है। 7.3% के मार्जिन दर्ज हुए हैं पिछले साल के 7.2% के मुकाबले। एरोज इंटरनेशनल के शेयर पर भी नजर रखेगा, जहां पर अब एरोज पीएलसी जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, यहां पर कंपनी के पेरेंट पर यूएस के 2 लॉ फर्म्स ने जांच करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी ने जो भी मूवी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनको कंपनी यहां पर बढ़ा चढ़ाकर बता रही है और इस तरह के क्लेम सामने आ रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और जुबिलिएंट फूड जैसे शेयर फोकस में रहेंगे, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक क्लैरिटी आई है। स्वच्छ भारत सेस जो लागू होने वाला है सारे सर्विसेज पर नवंबर 15 तारीख से, ये 0.5% का है, लेकिन जो रेस्टोरेंट बिल्स पर ये स्वच्छ भारत सेस है वो 40% कम लगेगा, मतलब सिर्फ 0.2% लगने वाला है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पर कंपनी ने 40% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यूके बेस्ड कंपनी ओक नॉर्थ बैंक में ये डील लगभग 660 करोड़ रुपए की हुई है। चलिए, तो ये सारे शेयर हैं जिस पर नजर होगी, लेकिन अर्निंग सीजन के फैग एंड में है हम और आज भी कई सारी दिग्गज कंपनियां और मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कोल इंडिया वोकार्ड के नतीजे आने वाले हैं। वरुण बताइए, कोल इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? देखिए, नतीजे बेहतर रहेंगे। कोल की कीमतों में साल दर साल काफी गिरावट जरूर देखने मिले, लेकिन बेहतर वॉल्यूम्स के चलते कंपनी की जो कुल आय है उसमें करीब 9% के आसपास की बढ़त हो सकती है। वही जो सबसे अहम होगा वो है कंपनी के ई ऑक्शन सेल्स, जहां कंपनी ऊंचे दाम में कोयला बेचती है, वहां करीब 40 से 50% बढ़त की उम्मीद है। और इसी के चलते कंपनी के मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, जहां करीब 250 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी। और इसी के चलते कंपनी का मुनाफा जो है वो 22 से 23% तक बढ़ सकता है। चलिए, तो कोल इंडिया तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन वोकार्ड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले संवत में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। सोनम, नंबर्स कैसे आ सकते हैं आज? स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। सिर्फ एक मुनाफे के फ्रंट पर खास नजर रहती है, क्योंकि एक लो बेस के कारण एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। पिछले साल काफी दिक्कत ही थी कंपनी के प्लांट्स में, इसके कारण कंपनी काफी घाटा कर रही थी और या फिर उनके मुनाफे के आंकड़े पर काफी दबाव बना हुआ था और इसी की वजह से मुनाफे में एक जबरदस्त जंप देखने को मिलेगा। लगभग 80 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है पिछले साल के 4 करोड़ के मुकाबले। आय में 2% की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। वही मार्जिन में 15% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 16% के मुकाबले। यूएस मार्केट में जो भी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के प्लांट्स के कारण, वो पूरी तरह कवर अप हो जाएंगे इंडिया और यूके के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। ओके, चलिए, तो ये 2 शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। साथ ही बीजीआर, सीएट, सीईएसई, नेक्टर लाइफ साइंसेज, लंबी लिस्ट है मिड कैप्स की जिसके नंबर्स आ जाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेंगे इस नोट पर एक ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जब कमोडिटी बाजार में हमने देखा है तेज गिरावट देखने को मिली है, खास तौर पर कच्चे तेल में 2.5 महीने के निचले स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से यूएस में इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही हैं उससे काफी दिक्कत हो रही है। कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि करेंसी मार्केट देखिए 2 दिन की छुट्टी के बाद आज खुल रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। जी आप, हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज के एवीपी रविंद्र राव जुड़ चुके हैं। हाय रविंद्र, सबसे पहले ये बताइए, ऑयल में जिस तरह से एक तेज गिरावट देखने को मिली है, भारतीय बाजारों में कच्चा तेल आज किस तरह से खुल सकता है, कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप? जी, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में $42 का काफी अच्छा सपोर्ट था नाइमेक्स पे और वो टूट गया है और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी $38 to $36 तक के आने के एक्सपेक्टेशंस है। तो क्योंकि सप्लाई वरीज अभी भी बहुत ज्यादा है और ओपेक या नॉन ओपेक कंट्री से कोई प्रोडक्शन कट की न्यूज नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये सेलिंग इसमें कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें कोई भी रैलीज आता है टुवर्ड्स 2860 के आसपास तो एक बार इसमें सेलिंग कर सकते हैं। नीचे में 2760 से 2720 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है और स्टॉप लॉस 2920 के आसपास होना चाहिए। और सोने को किस तरह से अप्रोच करेंगे? सोने में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि दिसंबर में अब फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए नर्वसनेस बनी हुई है। 6 साल के निचले स्तर पर सोना पहुंच गया है। घरेलू बाजार में कितनी गिरावट देखते हैं आज आप? जी, सोने में मुझे लगता है कि 24,800 तक एक बार प्राइसेस आ सकता है और इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में 1073 का एक सपोर्ट है। वो कल भी 1073 का लो लगा के फिर से एक बाउंस बैक आया था। तो डबल बॉटम में अगर वो ब्रीच कर देता है तो फिर एक बार 1050 से 1040 तक के प्राइसेस पॉसिबल है और वीकनेस बना रहेगा। आज इन्फ्लेशन डेटा है यूएस से, तो वो थोड़ा सा क्रूशल फैक्टर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक सेलिंग ही करना चाहिए इसमें। और इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है कि 25,080 तक का टारगेट आज के लिए पॉसिबल है। रेजिस्टेंस इसमें 25,500 है, उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से रैली शुड बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और ये भी बताइए, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज रुपया खुलने वाला है, करेंसी मार्केट ओपन होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे खुल सकता है ये? आईआईपी और सीपीआई ने तो निराश किया है। जी, मुझे लगता है कि जो एफडीआई का न्यूज आया था गवर्नमेंट से, वो एक थोड़ा सपोर्टिंग फैक्टर हुआ था रुपी के लिए और रुपी अराउंड 66 के करीब ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि 6480 6490 इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी 6580 6590 इज अ पॉसिबिलिटी, बट वीकनेस अभी भी बना हुआ है क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग है और डॉलर इंडेक्स में मुझे लगता है कि 102 तक के लेवल पॉसिबल है। तो आई वुड गो फॉर अ बाई 6580 6590 के आसपास और ऊपर में हम 6630 6640 का टारगेट फिर से देख सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब नजर प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के पहले दिन भारत और ब्रिटेन के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर दस्तखत हो गए हैं। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच 9 अरब पाउंड के प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हुई। यही नहीं, ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। इसके अलावा लंदन में पहली बार रुपए में बॉन्ड जारी किए जाएंगे, इससे भारतीय रेल को भी मदद मिलेगी। लंदन के फाइनेंशियल मार्केट का फंड रेज करने के लिए हम और अधिक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम भारतीय रेल के लिए लंदन में रेलवे रुपी बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। यह एक तरह से स्वाभाविक है कि भारतीय रेल की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां भी मौजूद हैं। भारतीय इंडस्ट्री का मानना है कि 15 क्षेत्र में एफडीआई नियम आसान करने का फायदा जरूर मिलेगा। We recognize that the UK has really now been reaching out to India for the last few years, and it's not that not enough work has been done from the Indian side, but trade hasn't moved as much as I think the potential offers us to achieve. In particular, UK is worried about its exports to India. India is worried about its visa regime, which has suddenly shifted here in the UK. So there are few, I would say, issues that need to be resolved. But on a larger landscape, if you look at it,
There are natural affinities, there are natural alliances to be built. The current FDI opening up 49% on an automatic basis in defense is something I have personally been working on for the last 10 years, although I'm not in the defense industry. But as the CIA president and as a person involved in the Indian industry, this is one need of the British industry, and they're very strong in the defense area. So this should be great. The other part that UK always wanted was the insurance piece. That's also settled now. 49% FIPP approvals have started. Is your partner satisfied with the clarification that's come in on ownership and control? I think our partner is satisfied because he has us as the partner. I think that makes a difference who you have as a partner. Some, I believe, are not very happy because suddenly the power has shifted to the Indian side completely. But as far as we are concerned, really, I mean, we have a terrific relationship, and AXA was very, very easy to offer us all the changes that we needed in the agreement to get qualification. And we now have our FIPP approval. The wholesale trade got some more relief this time. The e-commerce clarification has come through, so they can actually provide services through e-commerce. So I think step by step, most of the stress points that UK had are being sorted out or have actually been sorted out. Okay. चलिए जाते जाते एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से संकेत दे रहा है। कमजोरी के साथ आज भारतीय बाजार खुलेंगे, गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। 62 अंक नीचे इस समय एसजीएक्स ट्रेड करता हुआ। लेंगे ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करें आप भारतीय बाजारों को। आज आप स्टॉक 2020 नीरज और आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए CNBC आवाज।